नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 लोकसभा को देखते हुए अब मुस्लिम वोटों को अपनी ओर लुभाने का दांव चलना शुरू कर दिया है। दरअसल उन्होंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भाजपा पर मुस्लिम समाज का दमन और उन्हें आतंकित करने का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित व दंगा पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के जमाने में आम रही। फिर भी बीजेपी द्वारा तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन व आतंकित करने का खेल अनवरत जारी, जो कि अति दुखद और निंदनीय है। हालांकि इससे पहले भी वो मुस्लिम समाज को लेकर ट्वीट करते रही, लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि राजनीति में लगातार फेल हो रही मायावती अब इस मुद्दे से वापस एक्टिव मोड में आना चाह रही हैं। दरअसल यूपी में मदरसे के सर्वे का जो मामला चल रहा है उस पर मायावती ने टिप्पणी की है। उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के सर्वे की बात शुरू हुई है तब से ही योगी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। ओवैसी सहित तमाम मुस्लिम नेता इस मुद्दे पर अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यह नहीं है कि ओवैसी और तमाम मुस्लिम नेता इस मुद्दे पर एग्रेसिव क्यों हैं। ये उनके समर्थकों का, उनके वोट बैंक का मामला है। ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया और सरकार को घेरने की कोशिश करना तो लाजमी है। लेकिन मायावती का यह ट्वीट सहानुभूति से हटकर कुछ और इशारा कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी लगातार मायावती मुस्लिम पॉलिटिक्स करते नजर आई हैं। अब आप बाई इलेक्शन को ही देख लीजिए। लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, या विधानसभा चुनाव के बाद के नतीजों को ही देखें, मायावती लगातार मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर करने की कोशिश करते नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल है कि जब आपके अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो फिर मुस्लिम समुदाय, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया था, वो अब आप पर भरोसा कैसे करेगा और क्यों करेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले मदरसा बोर्ड नहीं था। मदरसा बोर्ड का गठन मायावती ने अपने शासन में किया था। तो भाजपा को रोकने की राह में 2014, 2017, 2019 और 2022 इन 4 चुनावों में उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वर्ग अखिलेश यादव के साथ था। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट कहीं ना कहीं निर्णायक होता है। ऐसे में मायावती अखिलेश यादव के लगातार असफल होने के बाद इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं और मुस्लिम वर्ग के प्रति सहानुभूति से अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करते नजर आ रही हैं। देखिए, मायावती की राजनीति का मुख्य आधार उनके समय की सरकार के समय सर्व समाज था, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार वाली बसपा आज एक विधायक पर आ गई। अक्सर राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए अवसरवादिता का सहारा लेते हैं, लेकिन वो अपने मूल विचारों से नहीं हटते। अब आप सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को ही देख लीजिए, जो आज हाशिए पर है, लेकिन उसने अपने मूल विचारों को नहीं छोड़ा। कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो समाप्त होना ही स्वीकार किया, फिर भी वो अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहे। या इसे इस रूप में कहें कि ये सभी पार्टियां किसी विपरीत विचारधारा या नई विचारधारा को अपने साथ जोड़ने को तैयार नहीं। हालांकि राजनीति में नए नए विचारधाराओं को राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं, लेकिन उसकी पहली शर्त यह होती है कि उससे उस पार्टी के मूल स्वरूप में अंतर ना आए। बसपा का अस्तित्व शुरू से ही दलित समाज से रहा है। जब काशीराम ने दलितों के साथ अति पिछड़े वर्ग को जोड़ा, तब जाकर बसपा सत्ता में आई। फिर मायावती ने सवर्णों को जोड़ने का काम किया और उसके बाद बसपा पूर्ण रूप से बहुमत से सत्ता में आई।
फिर जब सवर्ण वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी से अलग हुआ तो वापस पार्टी 2012 में सत्ता से बाहर हो गई। चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, पिछले 10 साल में मायावती के पार्टी का ग्राफ लगातार गिरा है। 2014 लोकसभा में लगभग 19% वोट मिलने के बावजूद पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपने धुर राजनीतिक विरोधी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और बसपा ने 10 सीटें जीती। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 403 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर जीत मिली और यह बहुजन समाज पार्टी का चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे घटिया प्रदर्शन रहा। आपको बता दें कि अपने पहले चुनाव में, जो कि 1989 में बसपा ने लड़ा था, बसपा को लगभग 11% वोट के साथ 13 सीटें मिली थी, लेकिन साल 2022 में 13% वोट लाकर भी बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, जबकि उसी राज्य में कांग्रेस को सिर्फ 3% वोट लाकर, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से 10% कम लाकर कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा सीटें लाई। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बसपा का जो मूल वोटर है वह अब बसपा के साथ नहीं रहा। यूपी में मायावती का कोट वोट बैंक दलित वोटर है। अब इनका भी दो हिस्सा है, जाटव, जिससे कि खुद मायावती आती हैं, और दूसरा गैर जाटव अनुसूचित जातियां। सूबे में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 21% है और इनमें सबसे बड़ी आबादी यानी लगभग इसका 55% जाटव वोटर है और यही मायावती के पूर्ण रूप से समर्पित वोटर रहे। बाकी के जो लगभग 45% बचे गैर जाटव वोट, एक समय में उनका भरोसा भी बहुजन समाज पार्टी के साथ था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने बसपा से छिटकना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे कई कारण हैं। 2 साल पहले मायावती ने कहा था अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उन्हें भाजपा का साथ भी देना पड़ा तो वो देंगी, और उसके बाद कहीं न कहीं उन्होंने भाजपा को मौन समर्थन भी दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? दलित और पिछड़े वर्ग का जो तबका भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का जो आरोप मढ़ता रहा है, उसने मायावती का साथ छोड़ दिया। मुसलमान भी इसी वजह से बसपा से दूर होते चले गए। चुनाव के समय टिकट बंटवारे को लेकर भी मायावती पर कई आरोप लगे। उन पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा, और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पब्लिक कनेक्शन उन्होंने अपने राजनीति के शुरुआती दिनों में बनाया था, सत्ता में आने के बाद वो पब्लिक से दूर होती चली गई। देखिए, वैसे तो क्षेत्रीय पार्टियों में निर्णय व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, लेकिन वो निर्णय भी संगठन के भीतर और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ लिया जाए तो विश्वसनीयता बनी रहती है। मायावती ने पिछले चुनावों में जो भी निर्णय लिए वो बिना कार्यकर्ताओं के सलाह के लिए। जैसे जिस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती, उससे अचानक गठबंधन तोड़ लिया। यदि दोनों पार्टियां साथ लड़ी होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। तो ऐसे ही एक तरफा फैसले मायावती पार्टी के भीतर भी लेते रही और इससे कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा हावी होते चली गई। देखिए, काशीराम ने वर्ष 1984 में बहुजन समाज को उचित हिस्सेदारी दिलाने के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। उनका उस समय का नारा था, समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी, सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। मायावती ने वर्ष 2003 में जब पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ली तो इन्होंने इस नारे को और भी बल दिया। उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी तैयारी उसको उतनी भागीदारी।
फिर मायावती ने बहुजन में सवर्णों को भी जोड़ा, लेकिन बहुजन से सर्वजन तक पार्टी को लेकर जाने में बसपा के मूल स्वभाव और मूल विचार में बदलाव आ गया। शुरुआत में तो इस समीकरण का, या यूं कहें कि सर्वजन का फायदा तो मिला, लेकिन बाद में बसपा के कोर वोटर जो कि दलित हैं, वो ठगे से महसूस करने लगे। जिस प्रकार काशीराम संगठन को मजबूत बनाने का काम करते थे और मायावती उस समय पार्टी का चेहरा होती थी, वैसे संगठनकर्ता की कमी भी पार्टी में कभी पूरी नहीं हो पाई और धीरे धीरे पार्टी हाशिए पर चली गई। अब ऐसे में मायावती का यह ट्वीट मुस्लिमों को अपने पाले में लाने का पहला कदम है। मायावती को पता है कि 2007 की सरकार बनाने में दलितों की तरह मुस्लिमों ने भी खुलकर बसपा का साथ दिया था। आजमगढ़ उपचुनाव ने मायावती में एक आस डाल दी। आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जुमाली भले ही तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती का दलित मुस्लिम फॉर्मूला कह सकते हैं कि यह हिट हुआ। तब से मायावती इस सियासी प्रयोग को लेकर आगे भी चलने का लगातार संकेत दे रही थी। अब बसपा इस फिराक में है कि सपा में जो मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा सपा के साथ था, अब वो उनके साथ जुड़ जाए, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका खेल फिर से बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।